हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा आईएएस। साथियों, आपका पुनः एक बार स्वागत है मेगा आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में देख रहे थे कि कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंट्रो एक्चुअली आपका अच्छा होना चाहिए, है ना, क्योंकि इंट्रो ही आपके आंसर को बहुत जो है इम्पैक्टफुल बनाता है, बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाता है। तो इंट्रो में कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको जो है बताई हुई थी जीएस पेपर 1 के बारे में। आज जीएस 2 के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जीएस 2 का इंट्रो आपको कैसे लिखना है। इसके बाद जीएस 3, जीएस 4, 5, 6 के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अभी अगर मैं 5, 6 जो है वो यूपी स्पेशल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यूपीएससी के पर्पज़ से देखूँ तो केवल जीएस के 4 पेपर है। इसके बाद हम लोग एक अलग से वीडियो में ऐसे का इंट्रोडक्शन के बारे में भी देख लेंगे कि अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे के में इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए आपका, चाहे वो फिलोसफिकल ऐसे हो, चाहे वो करंट का इशू हो, या फिर आपका कोई भी टॉपिक हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। जीएस पेपर 2 में आपको पता होगा कि पहला जो आपका पार्ट है वो पॉलिटी वाला पार्ट है, जिसको हम लोग पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, राज्य व्यवस्था या संविधान भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपका मेंस में पहला पार्ट है। अगर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा डाउट ये होता है कि भाई इंट्रो कैसे शुरू करें, क्योंकि काफ़ी सारे जो है चीज़ हमारे दिमाग में रहती हैं। तो उसमें सबसे जो इम्पैक्टफुल चीज़ है या सबसे जो नीड, बेसिक नीड है, अगर किसी भी आंसर की, सपोज जैसे कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? तो मेरा मानना है, अगर प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो उसमें आपको आर्टिकल्स पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के द्वारा जो है चुना जाता है या उसकी नियुक्ति की जाती है ना, किस आर्टिकल के कहाँ से कहाँ तक उसके जो है प्रावधान है। तो आपको अगर इंट्रो लिखना है राष्ट्रपति के बारे में तो सबसे पहले आप आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज फिर इसके बाद आपका और कोई टॉपिक हो गया, जैसे मान लो आपका लैंग्वेज के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें जो आपकी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल जो हैं आपकी, जैसे मान लो अगर लैंग्वेज के ऊपर आया तो 8वीं शेड्यूल का इसमें मेंशन होना चाहिए। और ना केवल मेंशन होना चाहिए, 8वीं शेड्यूल जब आप लिखेंगे तो इसको बॉक्स में भी बंद कर दीजिए। ठीक है, 8वीं अनुसूची, सपोज आपने लिखा 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची आपका बॉक्स में बंद होना चाहिए। इसके बाद आप जो है पार्ट को भी देख सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आता है मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है पंचायती राज के ऊपर, क्वेश्चन आता है आपका संविधान संशोधन के ऊपर, क्वेश्चन आपका संघ के ऊपर आता है। तो इस तरीके से आप जो है राज्य क्षेत्र के ऊपर आता है, तो इस तरीके से आप उसमें पार्ट को भी मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप पार्ट लिखेंगे तो ध्यान ये रखिए कि पार्ट आपका अच्छा। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये फैक्चुअल मिस्टेक ना हो। ठीक है, फैक्चुअल मिस्टेक इस लेवल की ना हो कि इंट्रोडक्शन में या पार्ट लिख रहे हैं, है ना, भाग आप लिख रहे हैं और भाग आपने गलत लिख दिया। तो इस तरह की मिस्टेक ना हो, क्योंकि इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो अक्षम्य होती हैं, जिसमें मुझे लगता है कि इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल हो गया, शेड्यूल हो गई, आपकी पार्ट हो गया। इसके बाद अगर कोई हो तो आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में। ठीक है, सपोज जैसे कि अच्छा कई लोग शुरू करते हैं पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आता है, उन्होंने शुरू कर दिया पंचायती राज जिसको बोलते हैं। ठीक है, और पता चला कि कहीं पर भी उन्होंने 73वें और 74वें संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं किया है, तो वो गलती ना करें। ठीक है, अगर मान लीजिए पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए हैं उसका मेंशन वहाँ पे होना ही चाहिए। सपोज अगर राइट टू प्राइवेसी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जिस केस में वो डिसीजन दिया गया था, ठीक है, तो वहाँ पे आपके होना चाहिए। तो यहाँ पे एससी के जो है जो भी वर्डिक्ट हैं, जो भी निर्णय हैं, उनका जो है यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर 5 चीज़ें बताई हुई हैं: आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट, करंट और जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके बाद एससी के जो भी वर्डिक्ट होंगे, जो भी एससी के जो है निर्णय होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो इसमें आपको जो है, जैसे अगर मान लीजिए आपका आता है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आता है, और अगर आप उसमें केशवानंद भारती को मेंशन ना करें
तो वह क्वेश्चन अधूरा रहेगा, उसके साथ जो आपका इंट्रो है उसके साथ न्याय नहीं होगा। ठीक है, तो अगर केशवानंद भारती अगर मान लीजिए आपका जो है बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत संरचना के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो वहां पर केशवानंद भारती जो आपका केस था उसका मेंशन करना मस्ट है और वो होना ही चाहिए। ठीक है, और ना केवल इसको अंडरलाइन करना बल्कि बॉक्स में बंद भी कर देना, जिससे कि वो चीज़ एकदम क्लियर वहां पर दिखे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है अगर मान लीजिए किसी भी मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आप जो है कर सकते हैं शुरुआत। ठीक है, अगर मैं सेकंड नंबर पे बात करूं, सपोज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ थ्योरी वाला पार्ट आता है। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट मान लो आपका हो गया संघवाद हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपका जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, मान लो जिसको हम लोग न्यायिक सक्रियता बोलते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका जुडिशियल ओवररीच वाला हो गया, न्यायिक अतिक्रमण हो गया, या सपोज मान लीजिए कुछ ऐसे पार्ट हो गए जिसको जैसे कि मान लो आपका आ गया सेकुलरिज्म। ठीक है, मान लो आपका प्रियम्बल है और प्रियम्बल में कुछ पार्ट्स उसके जो हैं जो फिलोसफिकल पार्ट्स हैं, चाहे वो आपका सेकुलरिज्म हो, चाहे वो आपका जो है सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस हो। तो इस तरह के अगर पार्ट आपके कोई क्वेश्चन आता है तो कोशिश करिए कि आप जो शुरुआत करें वो परिभाषा के साथ करें, डेफिनेशन के साथ करें। ठीक है, तो इस जो टॉपिक की शुरुआत होगी वो देखो, वो टॉपिक आपको अलग समझ में आएगा कि भाई कैसे शुरुआत करनी है। अगर न्यायिक सक्रियता है ना, न्यायिक अतिक्रमण है, आपका संघवाद है, या फिर कोई और टॉपिक आता है सामाजिक आर्थिक न्याय है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, तो इस तरह, या फिर मान लीजिए आपका पर्टिकुलर अधिकारों को लेकर कोई क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको डेफिनेशन से ही उसकी शुरुआत करनी है, प्लस इसमें फैक्ट भी ऐड कर देने हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करिए। जैसे संघवाद के ऊपर क्वेश्चन है तो आप डेफिनेशन से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसमें आर्टिकल 1 आपका मेंशन होना चाहिए, मस्ट है। ठीक है, सपोज जैसे कि मान लीजिए आपका कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें परिभाषा हो। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी टॉपिक ऐसा हो सकता है ना, जैसे मैंने बताया आपको संघवादी एक टॉपिक हो गया जिसमें आपका परिभाषा और फैक्ट दोनों चीज़ें जो है शामिल हो जाएंगी। या मान लीजिए आपका अधिकार के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि भाई सकारात्मक और नकारात्मक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो राइट्स हैं आप उससे क्या समझते हैं, और इसके जो है प्रावधान, या फिर मतलब भारतीय संविधान में किस तरह के प्रावधान दिए गए हैं, है ना। तो ये मान लीजिए आपको फंडामेंटल राइट, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, राइट्स की जो डेफिनेशन है, ठीक है, आप वो लिखिए। फिर इसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनसे संबंधित आप केवल वो मेंशन कर दीजिए, सारे आर्टिकल्स नहीं लिखना है, जहाँ से जहाँ तक आपके जो है एफआर हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो केवल मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए कोई थ्योरी वाला पार्ट आता है, ऐसा पार्ट आता है जिसमें जो है डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है, तो उसमें डेफिनेशन ज़रूर लिखिए। ठीक है, एक मैं अलग वीडियो अलग से बना दूंगा कि डेफिनेशन कैसे लिखें प्रॉपर, ठीक है, और कैसे उसको याद करें। तो बहुत सिंपल तरीके होते हैं, है ना, इन चीज़ों को लिखने के। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग एक्चुअली याद करते हैं बहुत फोर्सफुली, तो चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो कोशिश करिए लैंग्वेज कभी याद ना करें, हरदम जब भी आप याद करें तो उसके कीवर्ड्स ही याद करें, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो कोई भी आपकी चीज़ हो। ठीक है, तो ये हो गई है। अब इसके बाद क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं, देखिए एक मिनट, जो है कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं आपके पोस्ट को लेकर, पोस्ट इन द सेंस कि मतलब आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं पद को लेकर। ठीक है, तो पद हो गया, या फिर आपके कोई संस्थान हो गए। ठीक है, संस्थान को लेकर, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको लेकर कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पद या संस्थान, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर क्वेश्चन बन गया, पद में यहाँ पर मान लीजिए आपका जो है कैग के ऊपर कोई क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें मैंने लिखी हैं, पद में आपका संस्थान में यूपीएससी भी हो सकता है। ठीक है, संवैधानिक, है ना, और वैधानिक दोनों तरह के संस्थान हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, सपोज ये आता है, कैग आता है, तो भाई आर्टिकल्स क्या हैं। ठीक है,
भाई आर्टिकल 148 है क्या है, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब किस तरह का अधिकारी है ये, ठीक है, सबसे बड़ा जो है आप लिख सकते हैं कि लेखाधिकारी है ये भारत का, ठीक है। तो ये कैग के बारे में आर्टिकल्स होना चाहिए, और इसका एक जो काम हो, जो मेनली काम हो, जैसे कि मान लो किसी संस्थान का गठन केवल ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया है, तो आपको एक बेसिक चीज जो आपकी एक कीवर्ड होगी वो आपका हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, पारदर्शिता, कि भाई लोकपाल का गठन भ्रष्टाचार को समाप्त करके पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है, तो वो आपका केवल एक कीवर्ड हो गया यहाँ पे पारदर्शिता, ठीक है। तो लेकिन उससे संबंधित जो आपके फैक्ट हैं, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आर्टिकल हो गया, ठीक है, क्या, फिर इसके बाद जो इसका एक मेन रोल है वो आपको मेंशन कर देना है, ठीक है, और किस तरह की संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, या फिर जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब किस तरह की संस्था है ना, किस तरह की संस्था है, ठीक है, तो ये कर देना है, या फिर संस्था या फिर किस तरह का पद है वो, ठीक है, तो आपको वो मेंशन कर देना है। ये दोनों चीजें जो है इसमें शामिल हो जाएंगी, संस्था या पद, तो आपको यही चीज इसमें जो है मेंशन करनी है। तीसरी चीज आप इसमें जो कर सकते हैं, सॉरी, तीसरी चीज जो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गए आपके 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया। नंबर 1 आर्टिकल्स, नंबर 2 उसका जो रोल है वो होना चाहिए, नंबर 3 किस तरह की संस्था है वो। आपको एक मैंने ये ऑर्डर में नहीं बताया, ऑर्डर का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका जो है आर्टिकल आएगा, ठीक है, फिर इसके बाद मान लो संस्थान का गठन किया गया है, तो किसी समिति या किसी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है, ठीक है, ये दो चीजें आपको याद करनी है। जैसे मान लो आपका एनजीटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो एनजीटी का एक्ट जो आया था उसके अंतर्गत उसका गठन किया गया, तो वो एनजीटी एक्ट वहां पे मेंशन हो। अगर मान लीजिए आप सीबीआई का हो गया, मान लो इसका गठन की बात करें, तो मलीमत समिति का वहां पे मेंशन होना चाहिए कि भाई इस समिति के अंतर्गत इसका जो है गठन, या फिर इस समिति की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखना है, और ये कीवर्ड्स में ध्यान ये रखना है कि आपके इंट्रो में ये चारों चीजें हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि आर्टिकल्स किस आर्टिकल के तहत है, तो मान लो आपने सिंपल लिख दिया कि भाई 148 के तहत इसका गठन किया गया था, इसका काम ये है, ये इस तरह की संस्था है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जो है 4-5 जो चीजें हैं वो आपको केवल याद रखनी है, आर्टिकल्स, रोल, किस तरह की संस्था है, किसके अंतर्गत गठन किया गया था, और ये चारों चीजें आपको वहां पे मेंशन हो, ठीक है। तो जो है इसका रोल जो है ये बहुत मस्ट है, ठीक है, रोल आपको जो है एकदम मस्ट। कई लोग, क्योंकि ये सिंपल आपको एक ही लाइन में बताना है। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई इसके साइलेंट फीचर्स अगर मान लो आ गए, ठीक है, या फिर मान लो आप इसके जो है ऑब्जेक्टिव्स आ गए, अगर वो चीज़ आ जाती है तो वो बाद में आपको डिटेल में बतानी ही है, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि जो एक रोल है वो एक्चुअली की रोल होगा उसका, जिसके लिए गठन किया ही गया था, ठीक है। तो वो वाला रोल यहाँ पे लिख देना है कि ट्रांसपेरेंसी हो, या फिर अकाउंटेबिलिटी हो, या फिर ऑडिटिंग हो, तो वो जिसके लिए भी ये किया गया था वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। अब जैसे अगर एनजीटी का देखा जाए तो भाई पर्यावरण संरक्षण एक बहुत अच्छा जो है उसका वो है काम है, तो आप सिंपल वहाँ पे जो है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण वो जो है मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पद या संस्थान के ऊपर कोई पोस्ट या संस्थान के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं ये आप लोग जो है इस तरीके से लिखिए, और जब आप नोट्स बनाए ना तो ऐसे ही नोट्स बनाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनावश्यक लिखने की नीड नहीं है, केवल कीवर्ड में ही नोट्स बनाइए, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन इस तरह से अगर आप कीवर्ड में बनाएंगे तो केवल 4 वर्ड आपको चाहिए होंगे यहाँ पे, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बनाए, ठीक है। आप चाहे एनएचआरसी के ऊपर बनाए, यूपीएससी के ऊपर बनाए, सूचना आयोग के ऊपर बनाए, ठीक है, किसी के ऊपर भी बनाए, आपको केवल 4 ही चीज़ चाहिए। आर्टिकल चाहिए, उसका एक कीवर्ड में हम रोल लिखेंगे, एक में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, दूसरा में एक समिति का नाम, बस हो गया काम, ठीक है। इतने में आपका इंट्रो जो है वो बन जाएगा, और काफ़ी अच्छा भी बन जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा लिखने की यहाँ पे नीड आपको नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर दूसरा टॉपिक जो आता है वो आता है आपका गवर्नेंस वाला।
ठीक है। गवर्नेंस के ऊपर आपका जो है टॉपिक आता है, गवर्नेंस का जो है आपका टॉपिक है, वो गवर्नेंस के टॉपिक में आपकी जो शुरुआत होती है वो आपको ये देखना है कि इसकी जो शुरुआत होगी वो मैक्सिमम आपकी डेफिनेशन के साथ होगी। ठीक है, मैक्सिमम टॉपिक इसमें जो है डेफिनेशन के साथ शुरू होंगे, लेकिन डेफिनेशन के साथ जब आप शुरू करेंगे तो इसमें फैक्ट भी रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि इसमें दो चीजें रहेगी गवर्नेंस वाले में, डेफिनेशन और फैक्ट। ठीक है, तो किसी भी मतलब चीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो आपका मान लीजिए आपका सिटीजन चार्टर है, ठीक है, आपका नागरिक चार्टर हो गया। अब नागरिक चार्टर के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले ये कि भाई इसकी परिभाषा आपको लिख देनी है। ठीक है, नंबर 2 ये कि इसके जो घटक हैं वो लिख देने हैं। अगर मान लो सिटीजन चार्टर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसके बाद मान लीजिए आपका जो है ई गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, गुड गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस तरीके से जो है इसकी स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, गवर्नेंस में एक और तरीका हो सकता है, वो होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ, HB। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चन होंगे, एक आध क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर में जो शुरुआत होगी वो डेफिनेशन या फैक्ट के साथ ही होगी। ठीक है, जहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ शुरुआत होनी है वो कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि मान लो अगर आपका कोई आपका आता है लाल फीदा शाही के ऊपर कोई क्वेश्चन है ना, आपका जो है सिविल जो है सर्विस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आपका डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपका मान लीजिए अगर जो है इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई क्वेश्चन बनता है किसी टॉपिक के ऊपर, तो वो आप जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ शुरुआत कर सकते हैं। बहुत कम लेकिन ऐसे टॉपिक रहेंगे जो मैक्सिमम में शुरुआत होगी वो परिभाषा और फैक्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको जो है अच्छे से रिवाइज करनी है, डेफिनेशन और फैक्ट। डेफिनेशन याद करते टाइम ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि डेफिनेशन की कभी भाषा याद मत करिए। ठीक है, हरदम कीवर्ड्स आपको याद करने हैं। अगर मान लो कोई डेफिनेशन है जिसमें 3-4 कीवर्ड होने चाहिए, तो वो आपको 3-4 कीवर्ड पता होना चाहिए। इसके बाद लैंग्वेज आप खुद बना लेंगे। ठीक है, तो लैंग्वेज कभी याद मत करिए, लैंग्वेज क्योंकि याद करेंगे तो बहुत टफ हो जाता है, भाषा कभी याद नहीं होती है, कीवर्ड्स याद होते हैं, कीवर्ड्स याद करके फिर आप डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पेपर 2 में आप गवर्नेंस की शुरुआत कर सकते हैं डेफिनेशन और फैक्ट के साथ। अगर मान लो कोई करंट का इशू आता है तो भाई वहाँ पे करंट से जोड़ के आप जो है शुरुआत कर सकते हैं, करंट अफेयर्स। और वही चीज़ पॉलिटी में भी है, पॉलिटी में भी अगर आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ ऐसी है जो करंट से रिलेटेड है तो उसमें करंट का लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मान लो दल बदल कानून के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप जो है करंट से जोड़ के लिख सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो करंट में चल रही हो तो वो जो है करंट से जोड़ के लिख सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आपने करंट से जोड़ के लिखा तो उसमें फैक्ट रखने की नीड नहीं है। अगर आप करंट से जोड़ते हुए भी अगर लिखेंगे तो उसमें भी फैक्ट लिखने की नीड है, और फैक्ट वहाँ पे जरूर लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है शुरुआत कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है पेपर 2 में कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी जो है आप लोग याद करके रखिए, है ना। कुछ ऐसे स्टेटमेंट, चाहे वो लिंकन का हो, अटल बिहारी वाजपेयी का हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू का हो, या फिर किसी भी राजनेता का कोई स्टेटमेंट हो, किसी भी संविधानविद का कोई स्टेटमेंट हो, कम से कम 10-15 स्टेटमेंट आपके पास होने चाहिए जिससे हम कहीं पर भी उनको यूज कर पाएँ। अगर सुशासन के ऊपर आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो है गवर्नेंस में या पॉलिटी में यहाँ पर लिखना है कि भाई कुछ आपके पास उदाहरण भी हो। ठीक है, कुछ आपके पास जो है कोटेशन हो, ये भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आपको इसके बाद जो आता है वो आता है सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस जो है वो आपका टॉपिक आता है इसके बाद। और सामाजिक न्याय की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक न्याय में देखिए अधिकतर जो क्वेश्चंस हैं वो डेटा के साथ ही शुरुआत होंगे। ठीक है, चाहे वो आपका अल्पसंख्यक का मुद्दा आ जाए या फिर आपका किसी भी तरह की सामाजिक न्याय का मुद्दा आ जाए, तो वो आपका डेफिनेशन के साथ ही शुरुआत होगी, डेटा के साथ ही शुरुआत होगी।
ठीक है। SC/ST के अपराध के प्रति अगर कोई आ जाए या फिर कोई भी मुद्दा आ जाए तो वो डेटा के साथ ही शुरुआत होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि यहाँ पर कुछ टॉपिक जो है वो डेफिनेशन के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, कुछ टॉपिक परिभाषा के साथ भी यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो परिभाषा के साथ जैसे कि मान लो आपका सोशल इंक्लूजन का कोई टॉपिक आ जाए, सामाजिक जो है, अगर मान लीजिए आपका समावेशन का कोई टॉपिक आ जाए, कोई आर्थिक समावेशन का टॉपिक आ जाए, या अल्पसंख्यक के ऊपर अगर कोई माइनॉरिटी के ऊपर आ जाए तो माइनॉरिटी को कैसे डिसाइड करते हैं ये, तो इस तरीके से जो है आपको इसका करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेटा या फैक्ट के साथ शुरुआत होगी और दूसरी डेफिनेशन के साथ शुरुआत होगी। अधिकतर डेफिनेशन के साथ ही शुरुआत होगी। ठीक है, अगर सोशल जस्टिस का कोई डेटा के साथ ही शुरुआत होगी अधिकतर। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा टॉपिक आता है जिसमें थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है तो वहाँ पर डेफिनेशन के साथ शुरुआत कीजिए। डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप टॉपिक को एक्चुअली समझ रहे हैं, ठीक है, और सामने वाले को भी समझा रहे हैं। तो आपको डेफिनेशन इतनी सिंपल वे में लिखनी है कि उसको आराम से समझ में आ जाए। लेकिन सिंपल डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर कीवर्ड्स ना हो। डेफिनेशन सिंपल होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेशन में कीवर्ड्स जरूर शामिल होने चाहिए। कीवर्ड्स के बिना डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो सोशल जस्टिस मतलब आपका डेटा, फैक्ट और डेफिनेशन, ये तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रखिए कि ये चीज़ें हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, शिक्षा हो गया, गरीबी हो गया, मतलब किसी भी तरह का कोई टॉपिक हो गया, उसमें डेटा और डेफिनेशन दो ही चीज़ें महत्वपूर्ण है सोशल जस्टिस वाले पार्ट में। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया, डेफिनेशन जब भी याद करिए तो हरदम कीवर्ड याद करिए, 2-3 कीवर्ड उसके लिख लो, इतने में काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं IR के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर। IR के लगभग 4-5 क्वेश्चंस जो है हर बार रहते हैं। 4-5 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, तो नंबर 1 IR में जो शुरुआत होती है वो करंट के टॉपिक के साथ होती है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपका कोई भी टॉपिक जो है, करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक है, करंट में चल रहा है, जैसे कि सपोज मान लीजिए अभी G7 करंट में चल रहा है, मोदी जी G7 में पार्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर G7 में पार्ट लेते हैं तो भाई वो चर्चा में रहा है, तो आपको उसको जो है करंट से शुरुआत करनी चाहिए। अब जब आप करंट से शुरुआत करेंगे तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब कई लोग क्या करेंगे कि भाई हाल ही में मोदी जी के द्वारा G7 में शामिल हुए हैं, मोदी जी के द्वारा जो है G7 में शामिल हुए, फिर इसके बाद वो करंट में जो है कुछ भी लिख देंगे। तो वो कोशिश ये करिए कि जब भी आप करंट में लिखें तो सबसे पहले तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, G7 का हाल ही में जो आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। नंबर दूसरा आप जो लिखिए, G7 का एक्चुअली पूरे वर्ल्ड की GDP में क्या योगदान है। ठीक है, GDP में योगदान और क्या उसका जो है ऑब्जेक्टिव है, क्या उसका उद्देश्य है। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है आप इसमें जरूर लिखिए। हाल ही में मोदी जी के द्वारा जो है जहाँ पर G7 में पार्ट लिया जा रहा है उसका नाम लिख दीजिए। GDP का क्या रोल है वर्ल्ड के लिए, ठीक है, वो आपने GDP के पर्पज से G7 का क्या रोल है वो आपने GDP के पर्पज से बता दिया, या फिर आप कोई और भी जो है इसमें डायमेंशंस कवर कर सकते हैं। इसके बाद आपने एक उसका उद्देश्य बता दिया कि क्या क्या उसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद इसके जो देश हैं इसमें शामिल आपने वो बता दिया। ठीक है, कि इसमें भाई कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारे देशों का नाम याद रखें, 2-4 बड़े बड़े जो नाम है केवल वही याद रखिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर G7 की बात हो, है ना, तो फिर वहाँ पे आप 7 नाम लिख सकते हैं। लेकिन जब जहाँ पे G20 की बात हो तो वहाँ पे 7 नाम लिखने 20 पूरे नाम लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर ब्रिक्स का में आ जाए तो ब्रिक्स के जो देश हैं जहाँ पर आपको लगता है कि 5 या 6 देश हैं, 7 देश हैं, वहाँ पे आप लोग 7 नाम याद लिख सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर ओपेक के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो सारे देश के नाम मेंशन करना सही नहीं है और ना ही करिए। 2-4 जो बड़े बड़े देश हैं उनके नाम ही आप यहाँ पे मेंशन करिए। ठीक है, तो करंट में कोई इशू चल रहा है तो करंट से जोड़कर उसको लिखिए। ठीक है, इसके बाद आप IR की अगर शुरुआत करनी है तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन आता है इंडिया श्रीलंका के ऊपर, इंडिया चाइना के ऊपर, इंडिया भूटान के ऊपर, या फिर इंडिया अफगानिस्तान के ऊपर, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर,
तो कोई भी भारत का पड़ोसी देश के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर अन्य कोई देश के, या फिर इंडिया अमेरिका, तो वहाँ पे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको ध्यान ये रखना है कि किस तरह का जो है यहाँ पे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट रहा है, किस तरह का यहाँ पे व्यापार रहा है, किस तरह के यहाँ पे संबंधों में उतार चढ़ाव आया है। ठीक है, केवल वही 2-3 चीज़ें आपको इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मेंशन करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पे जो है कब हमारा जो है शुरू हुआ है किसी देश के साथ संबंध, तो आप वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नंबर दूसरा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आपको और चीज़ें, तो किस तरह का जो है व्यापार दोनों देश के बीच में रहा है, किस तरह का जो है कल्चरल जो है कनेक्टिविटी रही है। ठीक है, कल्चरल कनेक्टिविटी दोनों देशों के बीच में रही है। ठीक है, और किस तरह का जो है पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है आप 3 आयाम में ये जो है 3-4 पॉइंट में ये इंट्रो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है IR में जो है कवर किया जा सकता है इस तरीके से। इसके बाद अगर देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, वही मैंने बोला, अगर मान लीजिए IR में ही कोई इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट मान लीजिए वही मैंने बताया आपको, ब्रिक्स के ऊपर आ गया, WTO के ऊपर आ गया, IMF के ऊपर आ गया, या फिर किसी और इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन आ गया जो कि UN के ऊपर आ गया, कोई भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के ऊपर क्वेश्चन आने पे सबसे पहले आपको कवर करना होगा यहाँ पर कि भाई किस तरह का संस्थान है। ठीक है, किस तरह का इन द सेंस कि भाई UN के अंडर आता है या फिर जो है स्वतंत्र संस्थान है, गैर लाभकारी संस्थान है, किस तरह का जो है नॉन प्रॉफिटेबल है, किस तरह का संस्थान है, वो आपको लिख देना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका कब जो है गठन हुआ है ये मेंशन यहाँ पे कर देना चाहिए। फिर इसके बाद इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, मेंबर। देखो अगर आपको देश के नाम याद हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर आपको याद है कि भाई इसमें 7 मेंबर देश हैं, या फिर इसके 8 हैं, या फिर इसके 20 हैं, है ना, या फिर 95 है, 100 है, जो भी है, तो यहाँ पर आपको मेंबर कंट्री के नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे केवल नंबर लिख दीजिए, उतने में भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको जो है इसका क्या उद्देश्य है, तो उद्देश्य केवल वही मैंने बताया। उद्देश्य जब भी आपको इंट्रो में लिखना हो तो ये ध्यान रखिए कि आपको केवल एक जो मेन उद्देश्य है उसका वही शामिल करना है। जैसे मान लो अगर किसी संस्था का उद्देश्य दक्षिण संबंध को इम्प्रूव करना है, तो आप केवल उसका यही यहाँ पर जो है इंट्रो में शामिल करिए। या किसी संस्थान का उद्देश्य जो है सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना है, तो आपने वो लिख दिया। तो केवल एक कीवर्ड में जो है उसका उद्देश्य लिखिए कि भाई इसका क्या उद्देश्य है। तो अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप जो है इसको शामिल कर सकते हैं। या फिर अब किसी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपको अगर उसकी जो है ओवरऑल महत्व बताना है, तो GDP वगैरह में उसका क्या योगदान है ओवरऑल। ठीक है, या फिर परचेजिंग पावर में क्या योगदान है, तो मतलब वो आप वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है पूरा ओवरऑल वर्ल्ड के साथ जो है कंपेयर करते हुए आप यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, तो ये आपको जो है पेपर 2 के इंट्रोडक्शन की वीडियो है, जिसमें आप पेपर 2 का इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अब आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि केवल कीवर्ड्स में इंट्रो लिखना है और वही कीवर्ड्स को आपको लैंग्वेज में करना है। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी, है ना, वो चीज़ प्रैक्टिस के साथ आपकी जो है लगातार आ जाएगी। जहाँ पर करंट की नीड हो वहाँ पर करंट से आप जोड़ते हुए इंट्रो लिखिए। ठीक है, अब हम मिलते हैं जो है अगले वीडियो में, जिसमें हम पेपर 3 और पेपर 4 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।